अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की दायर करदा दोनों अपीलें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने यह महफूज फैसला सुनाया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट में फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, जिसके बाद सजा का फैसला हुआ। इस मौके पर अदालत के पास उनकी अपील खारिज करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। मियां नवाज शरीफ जब सरेंडर करें या हुकूमत उन्हें अपनी तहवील मिले तो उनकी अपील मेरिट पर सुनी जा सकती है। हुकूमत इस फैसले को अपने बयानी और मौकिफ की फतह करार दे रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद का यह कहना था कि मियां नवाज शरीफ वापस आए तो उन्हें सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। बरतानिया से मुजरमान की तहवील के मुआहदे के भी करीब हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि इस सिलसिले में अब भी हुकूमत से फिर से राब्ता कर रहे हैं, जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का यह कहना है कि यह फैसला तहरीक इंसाफ के मौकिफ की तायीद है। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम की फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। और हम शुरू से जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान के अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। ये जो अपार्टमेंट्स खरीदे गए थे ये हुदैबिया के जरिए जो पैसा बाहर भेजा गया था, मनी लॉन्डर किया गया था, ये वो पैसा था जिससे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए थे। और हुदैबिया का केस पहले बंद कर दिया गया, लेकिन बहरहाल इस केस में इंसाफ को फतह मिली है। अब ये हुकूमत का तो मौक़िफ़ है कि ये फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद है, लेकिन मियां नवाज शरीफ के वापस आने के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज से भी रिपोर्टर्स ने सवाल किया था, जिस पर उनका यह कहना था कि अगर उनकी जिंदगी की जमानत दें तो आज शाम ही उन्हें वापस बुला लूंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूं। एवन फील्ड रेफरेंस पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत दायर किया गया था। लंदन के 4 फ्लैट जिनकी मलकियत पर पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 9.5 माह से जायद के अरसे तक इस रेफरेंस की समाअत करते रहे और 6 जुलाई 2018 को इसका फैसला सुनाया गया। इस केस में अदालत हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दे चुकी है। अल अजीजिया रेफरेंस भी एहतसाब अदालत में दायर हुआ, जिसमें मामला हिल मेटल कंपनी की मलकियत और बतौर कंपनी मियां नवाज शरीफ की जो तनख्वाह का था, कंपनी ओहदेदार के तौर पर उसकी तनख्वाह का था। इस रेफरेंस में अदालत ने मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। मियां नवाज शरीफ नवंबर 2019 में तबीयत नासाजी की बुनियाद पर लंदन चले गए थे। बाद उनके वापस न आने पर अदालत ने उन्हें मफरूर भी करार दिया और अब मियां नवाज शरीफ ने अपने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि उनकी गैर मौजूदगी में यह केस सुना जाए। अब इन केसेस में मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की जो अपीलें हैं उस पर अभी फैसला किया जाना है, लेकिन यहां सवाल मियां नवाज शरीफ का है कि क्या हुकूमत मियां नवाज शरीफ को वापस ला सकेगी। इस फैसले से मियां नवाज शरीफ के कानूनी और सियासी मामलात पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या यह फैसला तहरीक इंसाफ का जो एहतसाब का बयानिया है जिस पर अपोजिशन भी सवाल उठाती है, क्या उस बयानिए की जीत है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पार्लियामान में मुतनाज़े कानून साजी का, जिस पर स्पीकर ने आज कमेटी बना दी है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो पैनल मौजूद है तारुफ मैं करा देता हूँ। उस्मान डार साहब मुआविन खसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डार साहब आपके वक्त का। राना तनवीर साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब आपका भी। और चौधरी मंजूर साहब सीनियर वॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी आज के इस डिबेट में हमारे साथ शरीक है। चौधरी मंजूर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं राना तनवीर साहब साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। राना साहब, ये जो आज फैसला आया है, ये क्या मियां नवाज शरीफ को आज के फैसले से कोई फर्क पड़ता है? देखिए रहमान साहब, आपको मुझे समझ नहीं आती कि ये शुरू हो जाते हैं कुछ मीडिया पे कुछ लोग और उसको ऐसे पेंट करते हैं जिस तरह खुदा न खास्ता पता नहीं क्या फैसला से क्या हो जाएगा। वो फैसला उन्होंने मेरा ले इस पोजीशन में जबकि मियां साहब नहीं है और उनकी गैर हाजिरी में
अपील का जो स्टेटस है वो शायद लीगली नहीं चल सकता। और उन्होंने बड़ा राइटली कहा, अगर आप फैसला पढ़ रहे हैं तो आखिरी लाइन उनकी यही है फैसले की, जजमेंट की, कि जब भी वापस आए वो आके दोबारा अपील दायर कर सकते हैं। ये अगर फैसला ठीक के है। पास है, चौधरी साहब भी हैं, उनको वकील भी हैं, जी, और जी। ये साहब ने भी शायद पढ़ा हो, उसमें आखिरी लाइन जी, जी। ये है, तो क्योंकि वो नहीं है और इस सूरत में नहीं हो सकती हेयरिंग, लिहाजा जब भी वो आए वो अपील दायर कर सकते हैं हमारा। तो मेरा ख्याल है अच्छा। यही रिलीफ जो हमारी ख्वाहिश थी, ये रिलीफ मिले, क्योंकि इस वक्त तो नहीं हम चाहते थे कि वो उनकी गैर हाजिरी में, जबकि वकील भी पेश नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो नहीं है तो वकील उनको नहीं कोई रिप्रेजेंट कर सकता था। तो जब वकील पेश नहीं हो सकता तो मेरिट पे हमारे आर्गूमेंट्स जो हमारे फेवर में जो चीजें थी वो नहीं कर सकते थे। लिहाजा यही था कि जब ये पेंडिंग कर दें उनके आने तक, या दोबारा हमें अलाउ कर दें। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, या उन्होंने कहा हमारे इस अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप दोबारा अपील दायर कर सकते हैं जब भी आए मियां साहब। तो ठीक मेरा है। हाल है तो ये राणा साहब, ये लीगली तो ठीक है, मगर हुकूमत जो इसे अपने मौकफ की फतह करार दे रही है, वो कह रही है हमारी तायीद हो गई है, और ये तो आपने कानूनी बात की, पर सियासी तौर पर भी आप समझते हैं कि कोई गल है या नहीं? नहीं, मैं रहमान साहब, मैं फिर बात यही करूंगा कि इनको तो सब सबज ही सबज नजर आता है, हर चीज इस तरह ये लेके चलते हैं। कोई 40 के करीब तर्जुमान है, मशहूर हो जाता है दाड़ दाड़, ये कोई नया ही कल्चर है इनका। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा दिन इसी पे चल रहे हैं, ना इनकी कोई गवर्नेंस है, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई कारकर्दगी है, स्वाय एक झूठ के प्रोपेगेंडे के, डिसइंफॉर्मेशन फैलानी या मिस इंटरप्रेट करना। तो ये चीजों को असर करते रहते हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है। आप उसमें देख लें कि यही है कि जब भी वो आएंगे वो अपील दायर कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने एक, मैं समझता हूँ दी है, बड़ी बहुत एक किस्म का है कि एक अपॉर्चुनिटी दी है। अच्छा। तो बाकी उन्होंने ये थोड़ा कहा कि तो ये फैसला आपका, आपकी इंटरप्रिटेशन राणा साहब ये है कि ये फैसला जो आप चाहते थे उसके मुताबिक आया? नहीं, मेरी बात सुने, मेरिट पे उन्होंने, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, मेरिट पे उन्होंने हमारी अपील जो थी उसको डिस्कस नहीं किया। उन्होंने मेरिट पे भी वो कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। मेरिट डिस्कस करके अगर वो करते हैं तो वो हमारे लिए शायद फ्यूचर में बेहतर ना होता केस के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अब उन्होंने तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट वाली बात की है, वो जो कि मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए, मियां साहब तो इधर नहीं है, जब भी आएंगे सेहतमंद होके इंशाल्लाह फिर वो अपील कर लेंगे। ठीक है डार साहब, वो कहने को मसला तो नहीं है सर, आज जो फैसला आया है ना कानूनी मामलात पर कोई फ़र्क पड़ता है और ना मियां साहब की सियासत पे कोई फ़र्क पड़ता है। देखिए, मियां साहब की सियासत पे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। राना तनवीर साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि माजी में भी जब भी इनकी जमात पे, मुस्लिम लीग नून पे ख़ास तौर पे पूरी कौम ने देखा मुश्किल वक्त आया है, मियां साहब इसी तरह रात के अंधेरे में निकल गए हैं। मुशर्रफ साहब के सामने पहले कहते थे मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, हम बिल्कुल बगैर मुआहदे के आए हैं, फिर 5 साल, फिर 10 साल। अच्छा। और राना तनवीर हुसैन साहब जैसे वर्कर जो जमात के मुखलिस साथी भी हैं, इनको यहाँ छोड़ देते हैं, फिर ये टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के दफा करते हैं। इन्होंने एक बड़ी एंड में बात की है जी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं भी दुआ कहूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन राना साहब, आपके लीडर तो माशाल्लाह ठीक हैं, सेहत याब हैं, और अगर वो चाहें तो पाकिस्तान आ सकते हैं। मियां नवाज शरीफ, आज मैं आपके नाजरीन को क्लियर कर दूं, वो अपनी हाई से बाहर बैठे हैं, कोई ऐसा दबाव नहीं है। अभी देखे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा जी कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी कि उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी दे दें। जब सवाल किया गया तो हम उन्हें वापस बुला लेते हैं।
तो ये पहले भी कह चुकी हैं, कोई आज पहली दफ़ा मरियम नवाज साहिबा ने ये बात नहीं की है, ये पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं जी कि मियां नवाज शरीफ को जान को यहाँ खतरा है, वो इसलिए बाहर बैठे हैं, इलाज के लिए नहीं है। चंद हफ्ते कबल आप देखें मियां शहबाज शरीफ साहब भी इलाज की वजह से बाहर जा रहे थे, बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं तो बड़े भाई के पाँव पड़ने जा रहा था, जाने नहीं दिया तो मकसद तो हमने साबित किया ना, कोई नहीं थे। अभी माशाल्लाह ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त स्पीच कर रहे थे, आपने देखा पार्लियामेंट में फिट फाट सारा मामला ठीक था। तो ये इसी तरह चलता रहना है। लेकिन एक बात मैं राना साहब आपको कह दूं, वो दौर गया अब डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर के जाने के बाद जी मियाँ साहब आए और जो भी हुआ इस मुल्क में केसेस ख़त्म करवाए गए, सारा कुछ हुदैबिया पेपर मिल किया और ये वो। देखिए ओपन एंड शट इनके केसेस हैं, क्या ये कतरी हद पे क्या वजाहत देंगे हमें? जेली ट्रस्ट डीड जो बनाई गई वो उसका क्या पूरी कौम अब जानती है। मैं समझता हूँ कि आज फैसला कम अज़ कम ये ज़रूर डायरेक्शन तय कर रहा है कि जो पहले ये बिहाइंड द सीन या जो ये मुकमका कर लेते थे और फिर बाद में ये रिलीफ ले लेते थे और कहते थे जी देखे जी ये हम क्लीन चिट लेके आ गए हैं, ये मामला नहीं चलने हैं। बट सर आज इनको कैटेगोरिकली गया जी के इश्तिहारी को यहाँ बुलाएं, इसी तरह कहा गया। देखें ना, अभी आप देखें, चले वो तो जो केस है वो तो आपकी बात ठीक है, मगर इस पे आज ये शेख रशीद साहब ने कहा जी हम जो मुजरमान की तहवील का मुआहदा है उसके भी नज़दीक है। शहजाद अकबर साहब ने भी कहा दोबारा से रब्ता करें। हुकूमत कोई इरादा रखती है मियां नवाज शरीफ को वापस लाने का या उसके लिए कोशिश करने का? देखिए हम इरादा रखते हैं तो ये सब कुछ कह रहे हैं ना। अगर शेख साहब ने बात की है, शहजाद अकबर ने बात की है, अगर जिस तरह ये बात करते हैं कि जी ये शायद शहबाज शरीफ से खौफजदा हैं, अगर हम शहबाज शरीफ से भी खौफजदा होते तो बड़ी आसानी से जाने देते। वो तो अपनी रजामंदी से पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे ना, तो हम उन्हें जाने देते। इसी तरह हम हर मुमकिन हर हद तक जाएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब हों, इसाक डार हों, जितने भी मफरूर हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उन तक पहुंचे हम। तो गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि वापस लेकर आना है इंशाल्लाह ताला जी। कुछ कर सकते हैं या नहीं आपकी नज़र में? देखें ये ज़रूर हमें इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज़ हैं, जो भी प्रिजनर्स एक्सचेंज के जो भी आपस में मुआहदे हैं, उनको भी हमने मद्देनज़र रखना है। शायद इसीलिए अगर हम माजी में भी देखें तो आपके मुल्क से जितने भी एब्सकॉन्डर्स हैं, इश्तिहारी हैं, वो जाते सीधे लंदन ही हैं। वहाँ ही जाके पनाह लेते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है वहाँ हाथ डालना इतना आसान नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसे पहले कहते थे जी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे कुलसूम नवाज साहिबा को, जी उनको छोड़ के आए और ये वो पूरी एक हमदर्दी लेने की इन्होंने कोशिश की, तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तो 2 साल से वहाँ लंदन की ठंडी हवाएं ले रहे हैं और कह रहे हैं जी कि उनकी सेहत ठीक है। राणा साहब से पूछता हूँ जरा कि अब वापसी के जो मामला है, बट पहले जरा चौधरी मंजूर साहब, ये जो आज फैसला है क्या करना चाहिए सर मियां नवाज शरीफ को इस फैसले के बाद? उन्हें मिठाई बांटनी चाहिए। टेक्निकली तो उनकी फेवर में आया था, वो टेक्निकली उनकी फेवर में आया है। अच्छा, आप फिर राणा साहब वाली बात से मुत्तफिक हैं कि उनकी फेवर? नहीं, ना सिर्फ मैं मुत्तफिक हूँ, मैं उससे अगली बात कहना चाहता हूँ। टेक्निकली अगर आप गौर करें लीगली तो उनकी फेवर में है। वो जब चाहेंगे इस मुल्क में आएंगे, और कब आएंगे? जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इशू नहीं है, जब वो समझेंगे कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई फेवरेबल सूरत हाल पैदा होगी है, वो आपको पता है चीफ जस्टिस का इंतजार हो रहा है, तो वो जब आ जाएंगे तो वो यहाँ पे आकर सरेंडर कर देंगे। वो ये अपील का फैसला आइदर वे कुछ भी हो जाए, उनके हक में हो तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट या नैब चली जाएगी अपील में, उनके खिलाफ हो तो वो चले जाएंगे अपील में, और वहां से उनको जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने सारे केसेस में क्लीन चिट दी थी, वहां से मिल जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है मियाँ साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब किस्मत के बड़े धनी है इस मुल्क के अंदर। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 3 बार गालबन चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे। केसेस हुए उनके हक में हो गए, गिरफ्तारियां हुई, उनकी रिहाइयां होगी, तो ये वाज़े तौर पर उनके हक में है। ये वो चाह रहे जो कुछ उन्हें मिल गया। बिल्कुल। आपकी राय सुन के तो ऐसा समझ नहीं आ रही कि आप हुकूमत के मौक़िफ़ को ठीक समझ रहे हैं या राणा साहब के या डार साहब के साथ खड़े हैं या राणा साहब के साथ खड़े हैं? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा। हुकूमत में छनकना बजाती फिर दिया बजान दो। मैं कंफ्यूज है ना कि तुम कह रहे हो कि है ठीक नहीं या वो ठीक नहीं। मियाँ साहब के हक में फैसला हुआ, ठीक गलत का नहीं मैं मुझे पता कि कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन ये मियाँ साहब जो चाह रहे थे
वो उनको मिल गया है कि वो जब आएंगे तब मेरिट पे सुनी जाएगी, वो साल बाद आ मैं जाएगी। ये सवाल एक और अंदाज से, साल बाद। यही सवाल आपसे एक और अंदाज से पूछ लेता हूँ, हुकूमत कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती इस काम में, इस मामले में? हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। हुकूमत क्या करेगी? अच्छा, ये हुकूमत तो अल्ताफ ठीक। हुसैन को वापस नहीं ला सकती, इतने सीरियस केसेस है उसके खिलाफ, ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कह सकती। अच्छा, ठीक है, चले मैं जरा एक ब्रेक पर बस जा रहा हूं, मगर हुकूमत है ब्रेक के में- बाद ये जो डार साहब ने हुकूमत है में थोड़ा बहुत राणा साहब के लिए रौला जो शौला सवाल पाएगी, छोड़े बस हैं कि अपने मियां आप साहब को खुश बाहर कर क्यों लें। हैं, और फिर ये जो एहतसाब वाला जो मामला है जिस पर बहुत ज्यादा बात होती है और अपोजिशन कहती है कि इन केसेस में से निकलता कुछ नहीं है, इसकी वजह क्या है, इस ब्रेक के बाद आके। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं राना तनवीर साहब, ये जो हुकूमत मियां साहब के बाहर होने के मामले पर बार बार सवाल उठाती है कि, और ये क्योंकि कल से भी ये बहस चल रही है जो मरीम नवाज साहिबा ने बात की कि मियां साहब क्यों बाहर हैं, क्या वो अपनी सेहत की वजह से बाहर हैं या कोई और मामला है, तो ये जरा सर थोड़ा क्लियर करें कि ये सवालात क्यों हैं और क्या पोजीशन क्या है मियां नवाज शरीफ की इस मामले पर? मियां साहब का 100% और जी राणा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी 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 राणा तनवीर साहब, आवाज आ रही है? तो मैं जी अब आ रही है जी। आप कीजिए बात सर। बताना, एक वाज़ह तौर पे बताना हमारी हेल्थ हो रही है, जो सर्दी है वहाँ के उनको मल्टीपल इश्यूज हैं और सर्जरी, मेजर सर्जरी, हार्ट 2 सर्जरी पहले हो चुकी हैं, तो ये कहना कि वो फिर क्यों अच्छा। नजर आते हैं, ये कहना कि इस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या आ रही है इनको मियां नवाज शहबाज साहब से। अब देखें बहुत सारे लोग आए हैं, अच्छा, अब लॉन्ग लिस्ट, ज्यादा ज्यादा केसेस वाले आपकी जरा ऑडियो जो है वो आ जा रही है, मेरा ख्याल है इसको जरा थोड़ा फिक्स कर ले ताकि आपकी बात जो है वो सही तरह से जरा सुन सके। मैं अपनी टीम से कहूंगा इसको जरा फिक्स कर ले। बट डार साहब, मैं जो आखिरी बात राना तनवीर साहब ने की वो मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ जो मैं समझ सका। उन्होंने कहा दूसरे रहनुमा तो इधर है, गिरफ्तारी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान, ये सारे तो गिरफ्तार हुए, तो फिर आप क्यों ये कहते हैं कि ये जो है वो इनकी वजह से जो है वो ये केसेस आगे नहीं बढ़ते, या हुकूमत जो है वो इन मामलों को आगे इनकी वजह से नहीं बढ़ा सकती? देखिए, मैं समझता हूँ राना साहब ने उस बात की तस्दीक कर दी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो राना साहब खुद मान रहे हैं कि अदालतों से इनको रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं। ख्वाजा आसिफ तो आज बाहर आया। आज ख्वाजा आसिफ के बाहर निकलने के बाद इनका शायद कोई रहनुमा अब है ही नहीं अंदर। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ किससे डर रहे हैं? मियां साहब भी वापस आ जाएं। अच्छा। आबद शेर अली हैं बाहर, इसहाक डार हैं, हसन हुसैन हैं, क्यों अब्सकॉन्डर बने हैं, क्यों इश्तिहारी बने हैं, जब इन्हीं के सारे रहनुमा, आज इनका यही बयान है ना कि कोई 4 माह अंदर रहा है, कोई 6 माह रहा है, कोई 2 माह रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों से इनको रिलीफ मिल रहा है, आज़ाद घूम रहे हैं। कोई बताए ना मरियम साहिबा को क्या खतरा है यहाँ जान का? शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद घूम रहे हैं। ये एक बयानिया लेके आ गए जी हमारी जानों को खतरा है, मियां नवाज शरीफ की जान को खतरा है, इसलिए बाहर बैठे हैं। बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ जेल काट ही नहीं सकते। अच्छा, पहले भी जब वो कानून के शिकंजे में आए थे करके मुआहदा मुल्क से बाहर चले गए। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर उनका जीना मरना पाकिस्तान है जो ये बयानिया कौम के सामने रखते हैं, तो फिर आज वो अपने वर्कर्स में हो, आज राना तनवीर साहब के साथ हो, वो जेल काटें। अगर मुकदमात का सामने उनको जिस तरह बाकियों को रिलीफ मिला उनको भी मिल जाएगा। मेरे जाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज ख्वाजा आसिफ भी अगर बाहर आए हैं, मैं समझता हूँ उनका ओपन केस था। ख्वाजा आसिफ ने 2-3 बातें खुद कही। एक तो उन्होंने चले कामा रखा हुआ एक डिफरेंट डिबेट है, इस मुल्क के वजीर खारजा थे, वजीर दफा थे, वजीर दफा और खारजा होते हुए वो गैर मुल्की कंपनी में काम कर रहे थे। 20 लाख रुपए महीना खुद उन्होंने कहा कि 8 करोड़ रुपए के मैंने जो असासे बनाए हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक अपार्टमेंट है उनका, ये जो 1
कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग, उधर उन्होंने अपार्टमेंट ले रखा है। अच्छा। फार्म हाउसेज हैं, दीगर असासे हैं। उन्होंने कहा जी ये मेरी एक आमदन का तो जरिया आपको था, तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके कोई निकली नहीं फैसले के है। इसी बारे तरह एक बेनामी कंपनी बना रखी थी तारक मीरन अच्छा। के नाम से, जस्ट एक टैक्स एवेजन भी हो रही थी और अरबों रुपए का काम हुआ है, लेकिन कंपनी का कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक। तो इनसे ये पूछ लें चलें, मैं इनके लिए आसानी कर देता हूँ। चौधरी मंजूर साहब मुझे सुन रहे हैं, राना साहब सुन रहे हैं, सीनियर सियासतदान हैं, इनमें से किसी एक ने आज तक जिसके ऊपर आमदन से ज्यादा असासों का केस है, किसी एक ने एक ढेले की भी, जो मियाँ आशिफ का एक मशहूर ज़माना डायलॉग है, मैंने ढेले की करप्शन नहीं की, तो इनसे पूछे किसी एक ढेले की इन्होंने रसीद दी है अच्छा। कि ये अरबों रुपए के हिसाब से हमने मगर ये ऐसे बनाए पहले हैं। ये जो लेकिन सवाल अदालतों है- में ठीक है टेक्निकल बुनियादों पे छूट रहे हैं, लेकिन अपने दफा में भी रहमान कुछ नहीं लेके आए। राणा साहब, ये टेक्निकल बुनियादों पर ही जो है वो केसेस से जो है वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो उससे पहले डार साहब बात कर रहे थे कि आपके ये जो बाकी रहनुमा हैं, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, तो उन्होंने तो वो यहाँ पर ही रहे हैं और उनको रिलीफ जो है वो यहाँ से मिला है। तो फिर मियाँ साहब क्यों जो है वो वापस नहीं आ सकते, क्यों उनकी जो है वो जान की जमानत जो है वो मांगी जा रही है? देखें उस्मान साहब हैं, मैं तो समझता हूँ कि आज इनको मुबारकबाद हमसे लेनी चाहिए। ख्वाजा साहब की जमानत हुई है, वो रहा हुए हैं, जायज़ तौर पे इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि ये बहुत लोग हैं पीटीआई वाले, इनका लीडर भी वही है कि ये चाहते हैं कि सारा पिंड मर जाए तो असी इतने कले हुक्मरान तैरिए। ये नहीं हो सकता। बजाय मैं आपको बिल्कुल विदाउट ऑनेस्टी दा बताता हूँ, चौधरी साहब बैठे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हम फील्ड में मुकाबला करना चाहते हैं। आप इलेक्शनों में जाएं, अपनी कारकर्दगी दिखाएं, परफॉर्मेंस दिखाएं, कोई अच्छी लोगों को खुशहाली दें, लोगों को जिंदगी में इनकलाब लाएं, तो आगे मुकाबला करें। अंदर करा के गलत केसों में अंदर करा के रास्ते से हट जाए, कभी तारीख हुआ है, कभी कोई नहीं हटा। कभी कोई चौधरी साहब बहुत बड़े वो ऐसी पार्टी है जिन्होंने बड़ी जदोजहद की है, जेलें भी काटी हैं। पीपल्स पार्टी आज खड़ी है मैदान में, पीपल्स पार्टी आज भी सिंध में हुक्मरानी कर रही है, कल को वो वफाक में भी कर सकती है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छा। ये किस तरह चाहते हैं कि सारे मर जाए और हम सारा पिंड मर जाए, नंबरदार ऐसी ये नहीं होता। इनको पॉलिटिकल वैल्यूज होनी चाहिए, इनको कोई नॉर्म्स होने चाहिए डेमोक्रेटिक। चले भाई साहब के जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कामा में उनको किया, उन्होंने इलेक्शन जाके लड़ा, लोग इनको हरा के आ गए, कोई बात नहीं, फिर सही, फिर आप आ जाए मैदान में। लेकिन अच्छा, टेलीफोन भी तो कर देने ना। राणा साहब, मुझे एक न्यूज ब्रेक पर जरा जाना पड़ रहा है, मैं एक न्यूज बाद आता हूं, फिर जरा चौधरी मंजूर साहब से भी पूछता हूं। सर एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी ऑपोजिशन रहनुमाओं के केसेस की, चौधरी मंजूर साहब, ये जो केसेस हैं ये क्या वजह है? इन केसेस में से हुकूमत का ये कहना है कि कुछ थोड़े टेक्निकल ग्राउंड आ जाते हैं, लेकिन आपकी नजर में क्या इनमें से निकलता कुछ क्यों नहीं है? कोई टेक्निकल ग्राउंड नहीं है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। एक बात तो मैं डार साहब से कहना चाहता हूँ कि एहतसाब कभी यकतरफा नहीं होता। इमरान खान ने कहा था कि अब एहतसाब हमारे घर से शुरू होगा। आप बताएं, 20 के करीब केसेस है, मैं नहीं गिनवाता केपीके में। फिर यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के देख रहे हैं, दवाइयों का स्कैंडल हुआ, क्या हुआ, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल का स्कैंडल, ये हॉट मनी का स्कैंडल, कितने ही स्कैंडल्स हैं और सैकड़ों अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं। उनका किसी का कुछ नहीं हुआ, एक बात। और इंतकाम भी यकतरफा नहीं होता, एक बात ये ज़हन में रखें। इंतकाम जब होता है तो उसके नतीजे में फिर इंतकाम भी आता है, और हमने देखा है माजी में। अच्छा। और अब भी सूरत हाल अगर आप नून लीग के किसी दोस्त से पूछकर देखें तो वो कहते हैं जी क्यों अब बदलना है ये नैब को या किसी चीज को, किसी कानून को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इनकी बारी है तो हम तो भेजेंगे इनको भी, गिरफ्तारियां भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और ये होगा। अच्छा। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए 21 महीने हो गए खुर्शीद शाह साहब को, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सखर हाई कोर्ट के अंदर 3 बेंच टूटे थे, उन्होंने कहा हम केस नहीं सुनते, और जिन्होंने बेल रिजेक्ट की सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल बाद कहा कि वापस चले जाएं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गए,
सखर हाईकोर्ट गए, सखर हाईकोर्ट ने फिर वापस भेज दिया है और जाकर लगी है जिन्होंने बेल पहले खारिज की थी उन पे लगी, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और खुर्शीद शाह साहब पे कोई केस नहीं। केस क्या है? जो उनके एहसास से उन्होंने खुद शो किए हैं, उसको उठाकर एक नई चीज नहीं ला सके, उनको उठाकर उनको 3-3, 4-4 गुना उनकी वैल्यू बढ़ाकर उन पे केस बना दिया। 14 थे बेनामीदार जो कहते थे, 13 के बारे में लिखकर दे दिया कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक रखा है, कौन रखा है? जिसने उनका कराची वाला घर खरीदा है। यानी ये नहीं कहा कि इसने कोई इसके नाम पे आपने एहसासे बनाए, उसने घर खरीदा है। हाँ, अलबत्ता उसने एक काम किया है, उसने खुर्शीद शाह साहब के बच्चों को घर से निकालने से इनकार कर दिया है। इतना कहा है कि जब तक खुर्शीद शाह साहब नहीं आते वापस, मैं आपके बच्चों को नहीं बेदखल कर सकता। और ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? इस मुल्क में इनको वैल्यूज का नहीं पता। ये देखिए, ये जो सारे कानूनी हैं तो अदालती और कानूनी मामलात। अच्छा, मैं जरा, अगर आप इजाजत है, मैं जरा राना तनवीर साहब से ये जो चीज, जो बात पहले भी कर रहे थे, राना साहब, ये केसेस जो हैं इनको हुकूमत अपने बयानी के फतह तो करार देती है, क्या ऑपोजिशन की सियासत को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन केसेस से? पनामा केस हो, ये शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं, ये उसके बाद अभी ये सिलसिला जो है वो जो चल रहा है। देखिए, अगर कोई चीज हकायक पे हो, मुस्बत कोई सोच के साथ हो, तो जिस तरह जज साहब ने कहा, क्रॉस द बोर्ड इंसाफ कर रहा हो, लोगों को पता चल रहा हो कि रिफ्लेक्शन हो उसके इंसाफ की कि ये वाकई क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, कोई बदनीति नहीं है, तो यकीनी तौर पे सियासत में फर्क पड़ता है। जब आप इंतकामी कार्रवाई करेंगे, जब वो सिर्फ एक एंगुलर इंसाफ होगा, तो यकीनी तौर पे लोगों में ये असर जाएगा और उससे ज्यादा और ज्यादा हमदर्दी लोगों की होती है कि ये ज्यादती हो रही है। तो अभी जो पीछे 3 साल में हुआ है, तो 4 साल से सिलसिला जारी है, तो आपने देखा कि ये मिसाल के तौर पर राना साहब, ये मियां नवाज शरीफ के केस का हवाला दिया जाता है कि मियां नवाज शरीफ पर जो है वो प्रेशर होना चाहिए, उनकी सियासत है पाकिस्तान में, तो वो इसलिए उन्हें जो है वो वापस आ जाना चाहिए। कानूनी तो इशू चले अलग है, बट एक पॉलिटिकल इशू भी तो है नून लीग के लिए। तो क्या आपको लगता है कि उनके बाहर होने से जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है उस पर कोई फर्क पड़ता है? आपने देखा जब से वो बाहर गए हैं, कोई सियासत हमारी, मेरी बात सुने, ये टू फोल्ड है। एक तो ये विक्टिमाइज कर रहे हैं, लोगों को पता है, और खुद लोग कहते हैं मियां साहब को नहीं आना चाहिए। ये आम आदमी कहता है कि मियां साहब नहीं आना चाहिए। और जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, डार साहब के अपना इन्होंने रिजाइन करके वहाँ गया बड़े धड़ल्ले से कि मैं रिजाइन करके जा रहा हूँ, वहाँ बैठूंगा। जो अशर हुआ, पहले धुंध में ये फंसे रहे, बात हुआ वो भी आपके सामने ही है। लेकिन मैं दूसरी बात करने लगा हूँ कि दूसरी तरफ अगर कोई परफॉर्म कर रहा हो ना, इनकी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही होती, डिलीवर कर रही होती, लोगों को बेहतरी लाती आती, लोगों को नजर आता कि यार ये बेहतर है उन लोगों से जो उन्होंने काम किए हैं पीपल्स पार्टी ने या PMLN की हुकूमतों में हुए हैं। लोगों को रिलीफ दिया है, लोगों को नौकरियां मिली हैं, लोगों को खुशहाली आई है। वो इन्फ्लेशन जो था वो 4% पे था, GDP, वो लंबी बात है। तो तरक्की नजर आ रही थी, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स। मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये परफॉर्म कर रहे होते तो यकीनी तौर पे सियासत पे जो अपोजिशन है इस वक्त, मैं नून की नहीं बाकी भी बात कर रहा हूँ, असर पड़ता। जब ये इनकी परफॉर्मेंस जो है, स्वाय गाली गलोच के, स्वाय इंतकामी कार्रवाइयों के, स्वाय एक बुग़्ज़ और कीना जो कर रहे हैं, इनको तो मोरालिटी या वैल्यूज एक रख रहा होता है, वो भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ लोग उल्टा और दूसरी तरफ जा रहे हैं और इनको देख रहे हैं उस अंदाज से। और मैं ये पर्टिकुलर कि आइंदा अगर इलेक्शन में इनकी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पंछी उड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये पंछी चले पंछियों पे अच्छा, पंछियों पे जरा करते हैं राना साहब बात कि आप उनको लेंगे या नहीं लेंगे। ये डिबेट जरा और तरफ निकलेगी, मगर ये सवाल बड़ा आम है। उस्मान साहब पंछियों की बात बाद में, मगर डार साहब, मैं एक पॉइंट राना साहब, जरा डार साहब वो कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब के नतीजे देख लें, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। मियां साहब की सियासत तो वैसी की वैसी है उनके बाहर होने से। देखिए राना साहब, पहले इन्होंने पंछियों की बात की है,
पूरी कौम जानती है आपकी बुलबुल कब से उड़ना चाह रही है मुल्क से, हम ही नहीं उड़ने दे रहे, पर काट दिए हैं। फिर थोड़ी रोज चंद हफ्ते पहले कौन उड़ना चाह रहा था मुल्क से, उसके पर काट दिए हमने। पंछी तो आपके उड़ रहे हैं, उनको कहना यहाँ रहे, मुल्क में दिल लगाएं, वर्करों में रहें, कारकुनों का खून गरमाएं। ये क्या कि जब भी मुश्किल वक्त आना मुल्क से बाहर चले जाना। मैं राना तनवीर साहब खुद माशाल्लाह 40 साल से मैं देख रहा हूँ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, इसका हिस्सा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग नून की खुशकिस्मती है कि राना तनवीर साहब और इन जैसे जितने सीनियर सियासतदान हैं जो पुराने वक्तों से इस जमात के साथ खड़े हैं। जीत क्यों जाती है? इसलिए कि इनका अपना भी हलकार बाब है, इन्होंने खुद भी अपने इलाके की खिदमत की मगर है। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, खतरा आपको अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो मियां नवाज शरीफ और इमरान खान का, ये देखेंगे ये सब कुछ हार जाएंगे। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि राणा साहब जैसे लोगों ने हल्के की खिदमत की है, वोट ले जाते हैं। सदारती टाइप इलेक्शन हो फिर उसी में कह रहा हूँ ना, ये साफ हो जाएंगे। इशू ये है, देखिए इन्होंने बात की पंजाब में बाई इलेक्शंस की, डस्के की बात की, साथ ये नहीं बताते राणा साहब कि डस्के की सीट हम 50,000 वोटों से जीते थे, अब बड़ी मुश्किल से सारा जोर लगा के अपने एमएनए एमपीए बैठा के मियां नवाज शरीफ की डायरेक्ट तकरीर करा के, जो कि पोलिंग एजेंट नहीं थे, इनके लोग खड़े हो रहे वहां, और 10,000 वोटों से जीत गए हैं। जो जीत और हार का मार्जिन है, बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूँ, राणा साहब समझते हैं इस बात को, सर जोड़े हुए हैं इन्होंने। जो 50-50 हजार से हम सीटें हारे थे 2018 में, इन बाई इलेक्शंस में पंजाब में हम 8-8, 10-10 हजार पे आ गए हैं। और अगले 2 सालों में इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मुआशी तरक्की की तरफ हम चल पड़े हैं, ये देखेंगे 2023 में ये सारी सीटें इंशाअल्लाह जीतेंगे। 10,000 का भी हो जाए। मैं राणा साहब जरा एक ब्रेक के बाद आता हूँ, एक ब्रेक के बाद आते हैं, जरा इस डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटना है, क्योंकि ये इंतखाबात भी अब करीब आते जा रहे हैं, तो सियासत भी वो रुख इख्तियार करती जा रही है। राणा साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, ये बुलबुल पंछी ये किसके उड़ रहे हैं सर, और किधर जाके बैठ रहे हैं ये? जी राणा साहब, चले मैं आपकी तरफ जरा वापस आता हूं। चौधरी मंजूर साहब, नहीं मेरी बात सुन, पीएमएलएन में ना ये दूसरी है, मुझे बताएं जो पीटीआई बैठी हुई है वो आ गई है जी। वाह, ये उस्मान डार साहब, चौधरी मंजूर साहब 1 मिनट आता हूं जरा। जी जी, फैमिली बड़ी साथ रही है, इनके बुजुर्ग हैं, हमारे साथ रहे, साहब ने साथ फेमस ली हुई है, शफकत उमर अयूब फहद अजहर का बाप आया, उसको मेयर कराया, मैंने बनाया। अब ये सारे राणा साहब जरा मुझे आपकी ऑडियो जरा फिक्स कर लेने दें, मैं आपसे जरा दोबारा कमेंट लेता हूं। जी चौधरी मंजूर साहब, देखिए, एक तो ये जो पार्टियां बनाई जाती हैं, वन टाइम पार्टीज आती हैं, जैसे कन्वेंशन लीग, फिर जुनेजो लीग आई, फिर काफ लीग आई, अब पीटीआई है। तो ये जब पार्टियां बनाई जाती हैं, उठा कर दूसरी पार्टियों से तोड़ फोड़ करके इधर लाया जाता है। वैसे तो इस मुल्क का अलमिया ये है कि ना सियासी जमातों का कोई असूल ज़ाब्ता है, ना कोई लोगों का असूल ज़ाब्ता है। लोग मुख्तलिफ पार्टियों में रहते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी के अंदर गुंजाइश है, नून लीग के अंदर तो गुंजाइश कोई नहीं, या उनके जीते हुए लोग बैठे हैं या उनके बड़े करीब मार्जिन से हारे हुए लोग बैठे हैं, तो उनके पास तो कोई गुंजाइश नहीं। वो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी में आने हैं, वो आने शुरू हो गए, तो वो देखेंगे आप अगले चंद दिनों तक बहुत बड़ी शमूलियतें होंगी। जी ये डार साहब तो उधर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पार्टी में बैठ रहे हैं। देखिए चौधरी साहब वैसे आपका ताल्लुक पंजाब से है और खुशाब इलेक्शन में 235 वोट निकले हैं एमपीए की सीट पे पीपल्स पार्टी के। महल्ले का काउंसलर भी यूनियन काउंसिल से ज्यादा वोट लेता है। तो मैं कहता हूँ केड़े पंछी ने जो तड़ेला आना जा रहे ने, बात की है तो 235 का मसला नहीं है। जी 235 का मसला नहीं है। कौन सा मसला है चौधरी साहब? तो ज़ियाउल हक के टाइम से लेकर अब तक मारना शुरू हुए हैं, तो हम नहीं मरे, हम फिर वापस आते हैं।
हमारे तो 100 भी नहीं निकलते रहे, हम फिर वापस आते हैं, इलेक्शन जीत कर दिखाते हैं। ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। मैंने तो सुना है पहली बार नहीं साहब हुआ। आप सिंध का डोमिसाइल बनवा रहे हैं। मैं जाऊंगा, आपने तो मुस्तकिल ना आप जैसी जमातों का पहली बार मुकाबला कर रहे हैं, बहुत बहुत किया है, आइंदा भी करेंगे। अच्छा ठीक है जी। चौधरी राणा तनवीर साहब, ये मैं कह रहा था कि डार साहब की अपनी फैमिली बड़ी पीएमएलएन के साथ कमिटेड रही है। बस ये सारे इधर से गए, चाहे इमरान खान साहब को, मैंने लंबी लिस्ट है। कोई महमूद अजहर का वालिद पहले काउंसलर हुआ, फिर वो पहले 85 में तो अच्छा का अब चले गए, फिर साथी वो शामिल हुए थे मियां अजहर साहब। इनकी जरा हार चलते हैं उमर यूब के साथ अच्छा के पास चले, ये मैं राणा साहब असद उमर टाइम खत्म हो गया है। बात क्योंकि ऑपोजिशन के केसेस की थी, उस पर बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया, राणा तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी मंजूर साहब थैंक यू सो मच। डार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।